हेलो एवरीवन, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेट 4 वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा तो फटाफट से जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? यानी व्हाट डू यू मीन बाय कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। फ्रेंड्स, मैंने आपको सेट 3 में मैंने कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी दे रखी है। कांग्रेस का प्रथम आम चुनाव क्या था, कांग्रेस का द्वितीय आम चुनाव था। फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। तो हुआ क्या था, प्रथम आम चुनाव जो हुआ था, ध्यान में रखिएगा, तो प्रथम 3 आम चुनाव हुआ था। पहला जो चुनाव हुआ था आपका 1952 में, प्रथम आम चुनाव का हुआ था पहला 1952 में, दूसरा आपका कराया गया 1952 के बाद 1957 में, और तीसरा 1962 में। तो सबसे पहले जो आम चुनाव करवाई गई थी उसमें हमारा, आप सभी को पता है, तीसरे सेट को अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा कांग्रेस पार्टी था उसको बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी। लगभग 479 सीटों पर इलेक्शन लड़ा गया था, जिसमें से कांग्रेस को 364 सीट क्या हुए थे, तो प्राप्त हुए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और विधानसभा में भी इसने बहुत ज़्यादा अपना सीट हासिल किया था। और जैसे बात कर ले हम लोग द्वितीय चुनाव, आम चुनाव की, तो द्वितीय आम चुनाव में 494 सीटों पर इलेक्शन लड़ा गया, जिसमें से कांग्रेस को 371 सीटें प्राप्त हुई थी। और द्वितीय आम चुनाव की बात कर रहा हूँ। और तृतीय आम चुनाव में भी 494 सीटों पर इलेक्शन लड़ा गया, जिसमें 361 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहता है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व दिखाई दिया। बिल्कुल जी, ऐसे तो कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का जो हुआ प्रभुत्व बहुत जोर शोर से दिखाई दिया, क्योंकि इसके दल में बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे। जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी गर्म दल के थे, नरम दल के लोग थे, गरीब, अमीर, गांव से बिलोंग करने वाले लोग, शहर से बिलोंग करने वाले लोग, उद्योगपति, बड़े से बड़े उद्योगपति, सब कांग्रेस पार्टी में क्या थे, तो ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए थे, जिसके कारण कांग्रेस का विकास क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। और कांग्रेस पार्टी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आम चुनाव में विशाल बहुमत मिला। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 1952 के प्रथम आम चुनाव में 364 सीटें, 1957 के द्वितीय आम चुनाव में 371 और 1962 के तृतीय आम चुनाव में 361 सीटें प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिएगा। और कम्युनिस्ट पार्टी आपकी सेकंड नंबर पर रही थी प्रथम आम चुनाव में। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 2, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों की व्याख्या करें। सबसे पहले समझिए कि विदेश नीति होता आखिर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपके करा रहा हूँ, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो विदेश नीति होता क्या, पहले आपको समझना है। कहा जाता है कि जो आधुनिक समय था, तो आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे राष्ट्र के साथ एक संपर्क स्थापित करने के लिए विदेश नीति निर्धारित करनी पड़ती है। ठीक है। और संक्षेप में अगर बात कर लें तो विदेश नीति से तात्पर्य होता है कि एक ऐसा नीति जो एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के प्रति अपनाई जाती है। ठीक है, विदेश नीति उसी को कहते हैं। जैसे वर्तमान के अभी युग की बात कर लें तो वर्तमान युग में कोई भी स्वतंत्र देश जो है वो संचार अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता। सभी लोग क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के बीच अगर किसी तरह की, अगर आर्थिक से लेकर, सांस्कृतिक से लेकर, राजनीतिक से लेकर किसी तरह का क्या होता है, बात होता है। और ऐसे भी क्या होता है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक देश दूसरे देश पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसी संबंध को, अगर रिलेशनशिप को अगर स्थापित करना है, तो इन सभी रिलेशनशिपों को स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है, विदेश नीति बनाया जाता है। और इन्हीं रिलेशनशिप को स्थापित करने की प्रक्रिया को विदेश नीति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है कि राष्ट्रीय हित की देखभाल करना, क्या उसका उद्देश्य का व्याख्या करना है। भारत के विदेश नीति के उद्देश्यों की व्याख्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो कहता है राष्ट्रहित की देखभाल करना। राष्ट्रहित और विदेश नीति में घनिष्ठ संबंध होता है, विश्व शांति की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट कहता है, ये निकट भविष्य की स्थिति में विदेश नीति को नियंत्रण करने वाले मापदंडों का विकल्प प्रदान करते हैं। आर्थिक विकास में मदद मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा। पहला जो हमारा टर्म्स कहा
कि राष्ट्रीय हित को देखभाल करना, यानी अपने राष्ट्र के हित की देखभाल करना, और राष्ट्रीय हित और विदेश नीति में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय हित और विदेश नीति। हित करने का मतलब अपने हित मतलब रक्षा, हित करना, अपने राष्ट्र का हित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 2 पॉइंट कहता है कि ये निकट भविष्य की स्थिति में विदेश नीति को नियंत्रण करने वाले मापदंडों का विकल्प प्रदान करते हैं, आर्थिक विकास में मदद मिलती है। और जहाँ तक बात करें हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट कहता है कि विदेश नीति बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में अपने आप को ढालने में सक्षम होती है। और 4 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय हित विदेश नीति को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। तो यानी समझ गए भारत विदेश नीति में उद्देश्यों का क्या इसकी व्याख्या है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं और पीली क्रांति के बारे में आपके शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज येलो रिवॉल्यूशन। तो ध्यान देंगे, पीली क्रांति जो थी दोस्तों वो तेलहन से, तेलहन कहने का मतलब होता है कि जो सरसों का जो हुआ पीला, राई, तीसी, सरसों, सूर्यमुखी का तेल, ये सब हुआ, इसके लिए था। तो पीली क्रांति तेलहन की फसल में अत्यधिक उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से पीली क्रांति का नाम दिया गया और भारत तेलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका। पीली क्रांति में सरसों, तीसी, राई, सूर्यमुखी के द्वारा तेल भंडारण किया जाता है। तो पीली क्रांति जनरल से याद रखिएगा किसके लिए, तो तेलहन की फसल में अत्यधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए। पीली क्रांति क्या है, तो पीली क्रांति तेलहन की फसल में अत्यधिक उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से पीली क्रांति किया गया था। ध्यान रखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय येलो रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 4 कि विविधता में एकता का उल्लेख करें। विविधता में एकता का उल्लेख करना है तो कहता है कि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है भी है, और भारत में विभिन्न धर्म, अनेक प्रकार के धर्म के लोग, जाति तो पूछिए मत, जाति तो बहुत है, भाषा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोली जाती है, अनेक संप्रदाय के, संस्कृतियों आदि के लोग रहते हैं। तो सभी लोग संविधान के अनुसार भारत के नागरिक हैं। यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए भारत में विविधता में एकता पाई जाती है। हुआ क्या था, जैसे ही देश आज़ाद हुआ था उस टाइम अब कंट्रोल करना लोगों के मतलब सभी के बस के बात की नहीं था, मतलब कंट्रोल करना लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे लोगों को। जैसे ही कोई देश अगर आज़ाद हो जाए, आज़ादी मिलती है, तो वहाँ का तो शासन व्यवस्था सब तो भंग कर दिया गया है, क्योंकि पहले से अंग्रेज आए थे और उन लोगों ने पूरा शासन को चौपट कर डाला था, जाते जाते फूट करके तो उनको जाना ही था। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने कहा कि भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है, उल्लेख किया। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, भारत में 5 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। ये VVI आपके लिए रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। VVI है तो ध्यान रखिएगा, भारत के 5 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। अब आपके एग्जामिनेशन में 4 पूछे जाते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसके कारण 2 अगर लिखिएगा तो 2 पर 1 नंबर देगा, इसलिए 4 पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो भारत के 5 राष्ट्रीय दलों के नाम बताने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो भी आपको मतलब पता है लिख दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊं वही लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 कहता है एक ध्रुवीय विश्व क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया भी था कि इस क्वेश्चन को मैं सेट 4 में कराने वाला हूँ। तो एक ध्रुवीय विश्व क्या है, कहता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अब विश्व में 2 ही महाशक्तियाँ बची थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चला। 1991 में सोवियत संघ का विघटन के साथ ही शीत युद्ध का भी अंत हो गया। अब अमेरिका का विरोध करने वाला कोई नहीं था। अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। अब विश्व में एक ध्रुवीयता कायम हो गई। कहने का मतलब कि विश्व में एक देश के रूप में उभरा था, कौन, आपका अमेरिका। इसी को कहा जाता है एक ध्रुवीय विश्व। ध्यान रखिएगा, क्या इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध का पतन भी हुआ। शीत युद्ध शुरुआत हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। शीत युद्ध कहने का मतलब होता है एक तरह का शांति। शीत मतलब समझते हैं ना सभी लोग, शीत मतलब कैसे कहते हैं, जब ओस का बूंद जैसे शीत होता है, सुबह सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि आज शीत बहुत ज़्यादा था, या गर्मी के दिनों में छत पे सोते हैं
तो कहते हैं कि वो शीत क्या है, शीत आज ज़्यादा शीत पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो शीत कहने का मतलब होता है कोल्ड, कोल्ड कहने का मतलब होता है ठंडा, ठंडा कहने का मतलब होता है कि शांति दिमाग, यानी कि लड़ाई उड़ाई नहीं होता है, केवल क्या होता है शांत, मतलब लड़ाई उड़ाई नहीं होता है, बस एक तरह से वार होता है, वार होता है तो वार करते जाइए, बिना लड़ाई का युद्ध का वार होता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है यूएन तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था अमेरिका के इशारे पर चलने लगी थी, तो इसी को कहते हैं साथियों एक ध्रुवीय विश्व। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। 7 कहता है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड इकोनॉमी। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है एक ऐसा देश या समाज किसी से भी व्यापार करने की छूट नहीं दी जाती है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है, निजी उद्यमियों जो हैं इसमें स्वतंत्रता नहीं होती है, तो इसी को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसा देश या एक ऐसा समाज जिसे व्यापार करने की छूट नहीं दी जाती है और इस अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है, यानी सरकार इस पे अपना कंट्रोल हक जमाए रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई मानिएगा। विश्व बैंक की क्या भूमिका है, लगातार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, विश्व बैंक की क्या भूमिका है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में विश्व बैंक की रचना की गई। मैंने कल भी आपको बताया था सेट थ्री में अच्छे खासे मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताए थे। तो कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में विश्व बैंक की रचना की गई, मतलब विश्व बैंक की स्थापना की गई। क्यों की गई थी, क्योंकि हुआ क्या, विश्व युद्ध हुआ था तो लोगों को बहुत ज़्यादा देशों को हानि हो चुकी थी, तो लोगों ने बोला कि इसकी भरपाई करने के लिए हमें, मतलब वहाँ के सरकारों ने 1945 में विश्व बैंक की रचना की, विश्व बैंक की स्थापना की और इसकी गतिविधियों विकासशील देशों से संबंधित है। कहा गया कि विकासशील देशों को यह क्या करेगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण नियमों की स्थापना, सड़क, शहरी विकास, विद्युत तथा भ्रष्टाचार का विरोध आदि के लिए कार्य करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराता है, गरीब राष्ट्रों के लिए विशेष योजना बनाती है। फ्रेंड्स, अब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत पढ़ा कीजिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए सब्जेक्टिव पे जितना फोकस है, जितना भी लिखने का काम बनता है आप लिखने का काम कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कीजिए, साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए विश्व बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 1945 में क्या हुआ, विश्व बैंक की स्थापना हुई। साथ साथ आपको ये भी पता चल चुका होगा कि विश्व बैंक की क्या भूमिका होती है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि विश्व, मतलब कि आप ऑब्जेक्टिव पे आप ज़्यादा फोकस ना करके सब्जेक्टिव पे करेंगे। ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा, एग्जाम के दिन कुछ नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले, वो भी दोपहर के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे के बाद पढ़ाई लिखाई बंद, आराम से आराम करना है सभी को। कहता है कि गरीब राष्ट्रों के लिए विशेष योजना बनाती है, और हाँ ये भी होता है ना, गरीब राष्ट्र अगर नहीं दे पाता है पैसा तो उसको माफ़ भी कर दिया जाता है। सुबह सुबह का समय है, मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं जा रही होगी, कुछ तो आवाज़ फंस जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर भी मैं आप लोगों को सेट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सेट को हमें कंप्लीट करके देना है। सो ध्यान रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा आवाज़ में अगर मतलब ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आवाज़ क्लियर रहेगा ही, थोड़ा सा घरघराहट के जैसा हो रहा है। 9 नंबर कहता है कि नाटो क्या है। ध्यान रखिएगा, नाटो क्या है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि इसका गठन जो हुआ था अमेरिका के नेतृत्व में अप्रैल 1949 में किया गया, और नाटो का गठन लोकतंत्र व पूंजीवाद को बचाने के नाम पर किया गया था। इस उद्देश्य से साम्यवाद का परिरोधन करना था इसका उद्देश्य, और इसमें कुल 12 देश शामिल थे। उस टाइम 12 देश शामिल थे, अब तो शायद लगता है बहुत ज़्यादा देश शामिल हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा, अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन है हमारा कि गुटनिरपेक्षता से संबंधित भारतीय नीति क्या है। गुटनिरपेक्षता से संबंधित भारतीय नीति क्या है, तो साथियों कहता है गुटनिरपेक्षता के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं सेट 1 और सेट 2 में। सेट 1 में कुछ मैंने बताया था, सेट 2 में भी मैंने कुछ आपको एक्सप्लेनेशन करा रखे हैं। अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लीज़ जाइएगा, जरूर से जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप लोग देख सकते हैं, केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस करके बता रहा हूं, और आप भी खुद से पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि मेरे वीडियोस पर डिपेंड रहिए। हाँ, हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस आपका मैच कर जाए। फिर भी अगर आपके पास ज़्यादा क्षमता है, ज़्यादा कैपेसिटी है, तो आप अपने बुक से जितने भी मॉडल पेपर हैं थोड़ा उससे पढ़ते रह जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछें कुछ पता नहीं रहता। लेकिन हाँ, गेस मेरा किया हुआ, उम्मीद है बिल्कुल है कि लड़ेगा तो लड़ेगा। पढ़ते रहिए आराम से। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है
कहने का मतलब कि एक भारत की नीति साफ निष्पक्ष थी। भारतीय संबंधी नीति क्या थी? गुट निरपेक्षता मतलब मैंने आपको बताया भी था कि गुट में शामिल रहना है, लेकिन कुछ उसका बिना सोचे समझे ना तो कोई अपनी प्रतिक्रिया देनी है ना कुछ। तो कहता है कि यह दोनों सैनिक गुटों से दूर रहा, बिल्कुल रहा था भारत। विश्व शांति सुरक्षा में सहयोग की भावना दर्शाई थी भारत ने, और भारत ने क्या किया था कि गुट निरपेक्षता के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्वतंत्र कदम उठा सका। मतलब गुट निरपेक्षता के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्वतंत्र कदम उठा सका था। तो यही भारत की क्या थी? तो भूमिका थी किसमें? तो गुट निरपेक्षता में। फ्रेंड्स, जितने भी मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन कराए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जामिनेशन के लिए। फिर से मिलेंगे हम लोग सेट 4 में, वो भी अच्छे खासे, सेट 5 में वो भी अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी सुबह का समय था जिसके कारण मैंने कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं किया। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और दोस्तों को, अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आज का शेड्यूल मैंने जारी कर दिया, आप देखिएगा कब कितने बजे कौन सी क्लासेस होंगी। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड, चलिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।